प्यारे विद्यार्थियों, हर व्यक्ति इस समाज में अपनी एक पहचान बनाना चाहता है, अपना एक नया नाम बनाना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी एक ऐसी पहचान बने ताकि लोग उसको याद रखें। आपके संदर्भ में अगर बात करें तो आप अपनी पहचान कैसे बना सकते हैं? स्कूली शिक्षा से अगर इसकी शुरुआत मानी जाए तो गलत नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आपका है 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं। आप सभी जानते हैं 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और इसको कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए एक ही उपाय है, जितना भी पाठ्यक्रम आपने पढ़ा है उसका सही तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से प्रतिदिन नियम के अनुसार अभ्यास किया जाए। प्यारे विद्यार्थियों, आप अच्छे से जानते हैं इस साल के लिए हमारा पाठ्यक्रम और साथ में हमारा परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है। इससे संबंधित आप सीबीएसई पैटर्न का एक सैंपल पेपर भी हल कर चुके हैं। हिंदी व्याकरण कुल हमारी 16 नंबर के लिए आने वाली है, जिसमें आपको कुल 20 प्रश्न मिलेंगे और सभी प्रश्न आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न मिलेंगे। यानी हर प्रश्न के आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। 4 विकल्प में से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इस वीडियो में हम नए पाठ्यक्रम के अनुसार, नए परीक्षा प्रारूप के अनुसार व्यवहारिक व्याकरण के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। कुछ ऐसे ही प्रश्न आपको बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल वैसा ही प्रारूप है ये, जैसा प्रारूप आपको बोर्ड की परीक्षा में मिलने वाला है। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्यवहारिक व्याकरण, जो कि आप जानते हैं कुल कितने अंक के लिए आने वाली है? 16 अंक के लिए आने वाली है, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है आपके परीक्षा परिणाम को शानदार बनाने में। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। और सबसे पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद से संबंधित है। यहाँ पर 5 आपको प्रश्न दिए गए हैं। परीक्षा में भी आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे और कुल 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। और ये हमारा जो प्रश्न है वो कुल 4 अंक के लिए आने वाला है। आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। दिनेश ने खाना खाया और चला गया, सरल वाक्य में बदलिए। ये हमारा प्रश्न है और आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प में से सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। दिनेश ने खाना खाया और चला गया। सबसे पहले तो ये हमारा किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य। 2 उपवाक्यों को और की सहायता से जोड़ा गया है। आइए विकल्प देखते हैं। जो ही दिनेश ने खाना खाया वह चला गया, ये हमारा मिश्र वाक्य है, तो ये सरल वाक्य नहीं हो सकता। दिनेश खाना खाकर चला गया, ये हमें सही विकल्प लग रहा है, लेकिन फिर भी हम सभी विकल्पों को जरूर देखेंगे। हमारा तीसरा विकल्प है, दिनेश खाकर चला गया। तो यहाँ पर खाना नहीं दिया गया है, वाक्य पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं दिया गया है, ये विकल्प हमारा गलत हो जाता है। जैसे ही दिनेश ने खाना खाया वह चला गया, ये भी हमारा किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य है। तो सबसे सही विकल्प हमारा कौन सा है? ख भाग, दिनेश खाना खाकर चला गया, ये हमारा सरल वाक्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके आते ही तुम छिप जाना, ये हमारा वाक्य है, मिश्र वाक्य में बदलना है। अगर वाक्य को हम ध्यान से देखें, उसके आते ही तुम छिप जाना, तो ये हमारा सरल वाक्य है, हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। मिश्र वाक्य के लिए आपको 2 उपवाक्य चाहिए, एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। आइए विकल्प देख लेते हैं। यदि वह आए तुम छिप जाना, उसके आने पर तुम छिप जाना, वह आए और तुम छिप जाना, जैसे ही वह आए तुम छिप जाना। चारों विकल्प में से सबसे सही विकल्प कौन सा है? अगर पहले विकल्प की बात करें, यदि वह आए तुम छिप जाना, तो ये पूर्ण रूप से स्पष्ट हमें नहीं लग रहा है। उसके आने पर तुम छिप जाना, ये हमें सरल वाक्य लग रहा है। वह आए और तुम छिप जाना, ये संयुक्त वाक्य है। और घ भाग को देखें, जैसे ही वह आए तुम छिप जाना, तो ये हमारा मिश्र वाक्य है। तो सही विकल्प कौन सा है? घ, जैसे ही वह आए तुम छिप जाना। तीसरा भाग है, जब उसने मुझे देखा तो खिसक गया, संयुक्त वाक्य में बदलिए। जब उसने मुझे देखा तो खिसक गया, ये मिश्र वाक्य है, हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। और आप सभी जानते हैं संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और समुच्चय बोधक शब्दों की सहायता से जुड़े होते हैं। आइए विकल्प देख लेते हैं। जो ही उसने मुझे देखा वह खिसक गया, उसने मुझे देखा और खिसक गया, मुझे देखते ही वह खिसक गया, इनमें से कोई नहीं। जो ही उसने मुझे देखा वह खिसक गया, ये हमारा मिश्र वाक्य है। उसने मुझे देखा और खिसक गया, ये हमारा संयुक्त वाक्य है। 2 उपवाक्य है, उसने मुझे देखा और की सहायता से हमने जोड़ा है, और खिसक गया ये हमारा दूसरा वाक्य है। तो सही विकल्प क्या होना चाहिए? ख भाग। मुझे देखते ही वह खिसक गया, ग भाग हमारा क्या है? सरल वाक्य। और घ में कहा गया है इनमें से कोई नहीं, तो सबसे सही विकल्प हमारा कौन सा है? ख भाग, जो कि संयुक्त वाक्य है। चौथा भाग है,
मैं वहां जा रहा हूं जहां से तुम आए हो। रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। और प्यारे विद्यार्थियों, आप अच्छे से जानते हैं कि उपवाक्य के भेद भी आपसे पूछे जाएंगे। और उपवाक्य के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। आइए देखते हैं ये किस प्रकार का उपवाक्य है। मैं वहां जा रहा हूं जहां से तुम आए हो। वहां जा रहा हूं यानी कि जाने की विशेषता बताई जा रही है, जहां से तुम आए हो। और जहां क्रिया की विशेषता बताई जाती है तो वहां पर हमारा क्या होता है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। जहां से तुम आए हो ये हमारा क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्योंकि इससे पहला जो हमारा उपवाक्य है, मैं वहां जा रहा हूं, तो जा रहा हूं उसकी विशेषता है कि जहां से तुम आए हो। तो क्रिया की विशेषता बताने के कारण ये हमारा क्या होगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य। आइए अगला भाग देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का सही विकल्प चुनिए। हमें संयुक्त वाक्य की पहचान करनी है और संयुक्त वाक्य की परिभाषा आप सभी के दिमाग में जरूर होनी चाहिए कि दो स्वतंत्र उपवाक्य होंगे जो समुच्चय बोधक शब्द की सहायता से जुड़े होंगे। सबसे पहला विकल्प है, यदि आप नहीं मानते तो मत मानिए। ये हमारा मिश्र वाक्य है। सवेरा होते ही पक्षी चहचहाने लगे, ये हमारा सरल वाक्य है। मैं बाजार जाऊंगा और फल लाऊंगा। यहाँ पर दो उपवाक्य हैं, दोनों स्वतंत्र है और की सहायता से जोड़े गए हैं। तो सही विकल्प क्या है? ग भाग। मैं बाजार जाऊंगा और फल लाऊंगा, इनमें से कोई नहीं। ये तो हमारा वैसे ही गलत है। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में भी आपको धैर्य के साथ सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है और जो परिभाषाएं आपने अच्छे से समझी हैं उनको पहले अपने दिमाग में रखना है कि इस परिभाषा के अनुसार क्या हमारा विकल्प सही है या फिर नहीं है। 4 विकल्प में से 3 गलत विकल्प हटाने के बाद आपको सही विकल्प बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न भी हमारा 5 भाग हैं, इसके 5 में से 4 का आपने हल करना है और कुल अंक आपको मिलेंगे 4। सबसे पहला भाग है, लड़की रात भर सो न सकी, भाववाच्य में बदली। भाववाच्य और कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाते हैं और क्रिया में यथासंभव परिवर्तन करते हैं। अगर विकल्प नहीं देखते हैं और पहले ही अपने वाक्य को हम भाववाच्य में परिवर्तित करना चाहें तो किस प्रकार से कर सकते हैं? लड़की यानी लड़की से या लड़की के द्वारा, रात भर सो न सकी, सोया न जा सका। इस तरीके से हमारा परिवर्तन हो जाएगा। आइए विकल्प देखते हैं। लड़की रात भर सो नहीं पाई, जो कि गलत है। लड़की के साथ ना ही से लगा है ना ही के द्वारा लगा है। दूसरा विकल्प है, लड़की से रात भर सोया न जा सका। तो ये सही लग रहा है हमें, लेकिन फिर भी आगे विकल्प जरूर देख लेते हैं। लड़की से रात भर सोया न जाएगा। जाएगा यानी यहाँ पर इसने काल परिवर्तन कर दिया है, जो कि सही नहीं है। तो जो हमारा वाक्य दिया गया है, लड़की रात भर सो न सकी, उसके अनुसार सबसे सही विकल्प कौन सा है? ख भाग। लड़की से रात भर सोया न जा सका। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप 2 विकल्प में कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं, ख और ग भाग में। तो आप सभी जानते हैं जब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तो काल में परिवर्तन नहीं करते। जिस काल में, जिस स्थिति में हमारा वाक्य दिया जाता है, वैसा ही परिवर्तन हम उसके वाच्य परिवर्तन के समय रखते हैं। अगर हमारा वाक्य कुछ इस प्रकार से होता, लड़की रात भर सो न सकेगी, सकेगी अगर आता तो हम मान सकते थे कि ग भाग हमारा सही होगा। लड़की से रात भर सोया न जाएगा तो हम मान सकते थे कि भविष्य काल में है, लेकिन जैसा वाक्य हमें अभी दिया गया है उसके अनुसार सही विकल्प क्या है? लड़की से रात भर सोया न जा सका। आइए दूसरा भाग देखते हैं। उसके द्वारा खाना खाया जाता है, कर्तृवाच्य में बदलिए। और कर्तृवाच्य में बदलने के लिए कर्ता के साथ से या के द्वारा को हम हटा देते हैं और फिर क्रिया में यथासंभव परिवर्तन करते हैं। उसके द्वारा खाना खाया जाता है, यानी कि अगर बिना विकल्प देखे अपना परिवर्तन हम खुद करना चाहें तो द्वारा को हटाने के बाद किस प्रकार से हम कर सकते हैं? वह खाना खाती है। उसके द्वारा, द्वारा हटाएंगे तो उसके का परिवर्तन किस में होगा? वह। खाना खाया जाता है, इसका परिवर्तन किस प्रकार से करेंगे? खाना खाती है। आइए विकल्प देखते हैं। वह खाना खाती, ह यहाँ पर नहीं लगाया है। दूसरा देखते हैं, उससे खाना खाया जाता। तीसरा, उसने खाना खाया, वह खाना खा। यहाँ पर सही विकल्प है वह खाना खाती है। उससे खाना खाया जाता है, ये तो गलत है। उसने खाना खाया, ये भी गलत है। वह खाना खा, इस वाक्य को पूरा ही नहीं किया गया है। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? क भाग। आइए तीसरा भाग देखते हैं। इनमें से कर्मवाच्य वाले वाक्य के सही विकल्प को चुनिए।
कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनिए। यानी कर्मवाच्य की आपको पहचान करनी है। 4 आपके पास वाक्य हैं, देखते हैं 4 विकल्प कौन कौन से हैं। स्मिता मधुर गीत गाती है, तो कर्मवाच्य में आप याद कीजिए या तो कर्ता के साथ से लगेगा या के द्वारा। स्मिता मधुर गीत गाती है, ये तो कर्तृवाच्य है जो कि गलत है। दूसरा विकल्प देखते हैं, अध्यापिका द्वारा बच्चों को कहानी सुनाई जाती है, तो ये सही विकल्प है क्योंकि अध्यापिका के साथ क्या लगा है, द्वारा, या से या के द्वारा भी हम लगा सकते हैं। पक्षियों से उड़ा जाता, यहाँ पक्षियों से तो लगा है, लेकिन ये हमारा कर्मवाच्य नहीं है क्योंकि उड़ना क्रिया हमारी कैसी है, अकर्मक, तो ये हमारा क्या होगा, भाववाच्य। क और ख ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो सबसे सही विकल्प क्या है, ख। अध्यापिका द्वारा बच्चों को कहानी सुनाई जाती है, जो कि कर्मवाच्य है। अगला भाग है, चलो अब पढ़ा जाए। वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, यानी आपने पहचान करनी है किस प्रकार का वाच्य है। तो यहाँ पर कर्ता नहीं है, तो कर्ता के साथ से और के द्वारा वाला विकल्प यहाँ पर नहीं लगेगा। चलो अब पढ़ा जाए, पढ़ा जाए क्रिया से ही हमें इसकी पहचान करनी पड़ेगी। पढ़ना क्रिया है और साथ में यहाँ पर कर्म नहीं है, और कर्म की मौजूदगी ना होने की वजह से ये क्या होगा, भाववाच्य। चलो अब पढ़ा जाए, भाववाच्य। अगला भाग है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। यानी 4 विकल्प में से 3 विकल्प हमारे कर्मवाच्य के होंगे, जो नहीं है उसका आपने चुनाव करना है। अकाल पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी गई, तो यहाँ पर कर्ता नहीं है, कर्म की मौजूदगी है, और जहाँ पर कर्म की मौजूदगी है तो वो कर्मवाच्य होगा, तो ये हमारा विकल्प सही नहीं है। वृद्ध से चला नहीं जाता, वृद्ध से चला नहीं जाता, ये हमारा भाववाच्य है, कर्मवाच्य नहीं है। चलना क्रिया अपने आप से होती है, यानी अकर्मक क्रिया है। वृद्ध से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कर्म की मौजूदगी नहीं है, कर्ता के साथ से लगा है, और ये हमारे सारे वही नियम पूरे कर रहा है जो भाववाच्य करता है। आइए तीसरा और चौथा विकल्प भी देख लेते हैं। न्यायाधीश द्वारा गुनहगार को कड़ी सजा दी गई, तो यहाँ पर कर्म मौजूद है और कर्म की वजह से ये कर्मवाच्य है। वर्षा के कारण क्रिकेट मैच रद्द कर दिया गया, इस वाक्य में भी कर्म की मौजूदगी है। क्रिकेट मैच कर्म का कार्य कर रहा है, कर्ता यहाँ पर नहीं है। वर्षा के कारण क्रिकेट मैच रद्द कर दिया गया, तो ये तीनों हमारे क, ग, घ कर्मवाच्य के उदाहरण है। ख भाग हमारा भाववाच्य का उदाहरण है, इसीलिए ये हमारा विकल्प सही है। अगला हमारा प्रश्न है जो कि पद परिचय से संबंधित है। निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न भी हमारा कुल 4 अंक के लिए है। 5 भाग आपके पास है, 5 में से 4 आपने सही करने हैं। सबसे पहला भाग है, रमेश तेज दौड़ा। तेज के नीचे रेखांकित किया गया है, यानी तेज का आपको पद परिचय देना है। प्यारे विद्यार्थियों, पहचानने की कोशिश कीजिए तेज हमारा कौन सा पद हो सकता है। क्या ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, या अव्यय अविकारी पदों में आता है। तो तेज हमारा क्या होगा, अव्यय पद होगा। और दौड़ा, कैसे दौड़ा रमेश, तेज दौड़ा, इसीलिए तेज यहाँ पर दौड़ा क्रिया की विशेषता बता रहा है। और किस तरीके से दौड़ा जा रहा है, तेज। तो जहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जाती है और क्रिया किस तरीके से होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये हमारा अव्यय है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और जो दौड़ना क्रिया है या चलना जो मूल क्रिया है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। आइए विकल्प में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले विकल्प में अव्यय ठीक है। कालवाची क्रिया विशेषण, ये हमारा गलत होगा। काल यानी समय से संबंधित विशेषता, तो तेज तो हमारा तरीके से संबंधित, रीति से संबंधित विशेषता है। पहला विकल्प हमारा गलत हो जाता है। दूसरे विकल्प में देखते हैं, अव्यय बिल्कुल सही है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण बिल्कुल सही है, अभी अभी हमने इसकी पहचान की है। चलना क्रिया की विशेषता का सूचक बिल्कुल सही है। चलना या दौड़ना जो क्रिया है मूल, उसमें किस तरीके से विशेषता है, किस तरीके से दौड़ा जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। ग भाग में अव्यय स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो कि गलत है और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे सही विकल्प हमारा क्या है, ख भाग। आइए दूसरा भाग देखते हैं। निर्धन मजदूर दिन रात परिश्रम कर रहा है। निर्धन के नीचे रेखांकित किया गया है, यानी इसी का हमें पद परिचय देना है। तो निर्धन मजदूर, मजदूर की विशेषता बताई जा रही है, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, विशेषण। और उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा है, निर्धन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। मजदूर दिन रात परिश्रम कर रहा है, तो एक मजदूर की बात हो रही है, तो ये हमारा एक वचन है। और मजदूर यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग है। और साथ में निर्धन जो हमारा विशेषण है, उसका विशेष्य क्या होगा, मजदूर। आइए अब विकल्प देखते हैं, कौन सा विकल्प हमारे अनुसार सही होना चाहिए, जिस प्रकार से हमने अपना पद परिचय दिया है। सबसे पहला विकल्प है विशेषण, गुणवाचक,
पुल्लिंग, एक वचन, विशेष्य, मजदूर। तो ये बिल्कुल सही है। ऐसा ही पद परिचय हमने स्वयं दिया है। आइए दूसरा विकल्प भी देख लेते हैं। संज्ञा, संज्ञा तो ये बिल्कुल नहीं है, ये विकल्प यहीं पर गलत हो जाता है। तीसरे भाग में विशेषण सही है। संख्यावाचक, संख्यावाचक नहीं है, इसलिए ये विकल्प भी हमारा क्या हो जाता है, गलत। इनमें से कोई नहीं। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है, क भाग। विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है और विशेष्य क्या है, मजदूर। अगला भाग देखते हैं। कल प्राचार्य जी प्रत्येक कक्षा में गए। गए के नीचे रेखांकित किया गया है, यानी इसी का हमें पद परिचय देना है। अब गए क्या है, क्या ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है? तो गए यानी कि जाना, क्रिया है। सबसे पहली बात, किस प्रकार की क्रिया है, कल प्राचार्य जी प्रत्येक कक्षा में गए, तो ये हमारी अकर्मक क्रिया है, यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं है। साथ में प्राचार्य जी गए, तो कर्ता हमारा क्या है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो क्रिया का हमारा क्या होगा, वचन भी एक वचन होगा। प्राचार्य जी यानी कि ये हमारा क्या है, पुल्लिंग, तो क्रिया का लिंग भी क्या होगा, पुल्लिंग। साथ में काल की बात करें तो कल प्राचार्य जी प्रत्येक कक्षा में गए, कल की बात हो रही है, यानी बीता हुआ कल, भूतकाल की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं क्रिया के पद परिचय में हम वाच्य परिवर्तन भी बताते हैं, किस प्रकार का वाच्य है। पूरे वाक्य को देखें, कल प्राचार्य जी प्रत्येक कक्षा में गए, तो ये हमारा क्या है, कर्तृवाच्य। आइए विकल्प देखते हैं। सबसे पहला विकल्प है क्रिया सकर्मक क्रिया, तो ये गलत है क्योंकि सकर्मक क्रिया यहाँ पर नहीं है। दूसरे विकल्प में भी सकर्मक क्रिया है, ये भी हमारा गलत होगा। तीसरे विकल्प में क्रिया अकर्मक सही है, बहुवचन, बहुवचन हमारा क्या है, गलत, क्योंकि एक व्यक्ति की बात की गई है, ये हमारा क्या होगा, एक वचन। तो सबसे सही विकल्प कौन सा होना चाहिए, घ भाग। क्रिया सही है, अकर्मक सही है, एक वचन, पुल्लिंग, भूतकाल, कर्तृवाच्य। प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड की परीक्षा में भी आपको बड़े धैर्य के साथ सभी विकल्प पढ़ने हैं और साथ में अपनी समझ का प्रयोग करना है। जिस प्रकार से आपने परिभाषाएं समझी है, जिस प्रकार से आपने इस प्रकरण को अच्छे से याद किया है, तो दोनों चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। अपनी समझ को भी ध्यान रखना है और विकल्प को भी ध्यान से देखना है और उन दोनों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चुनाव करना है। हो सकता है दो विकल्प में आपको जरूर कन्फ्यूजन हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको धैर्य के साथ अपनी समझ का प्रयोग करना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी में इस तरह के जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उसमें गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए अगला भाग देखते हैं। पारितोष विद्यालय जा रहा है और पारितोष के नीचे रेखांकित किया गया है, यानी इसी का हमें पद परिचय देना है। चलिए बिना विकल्प पढ़े सबसे पहले अपनी तरफ से पद परिचय देने की कोशिश करते हैं। पारितोष किसी का नाम है तो क्या होगा, संज्ञा, और विशेष व्यक्ति का नाम है तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक व्यक्ति की बात की जा रही है, एक वचन, और पारितोष नाम से ही पता चल रहा है, पुल्लिंग। और नाम के साथ साथ पूरे वाक्य को ध्यान से पढ़ते हैं। पारितोष विद्यालय जा रहा है, जा रहा है क्रिया से भी हमें पता चल रहा है, पुल्लिंग है। उसके बाद जा रहा है क्रिया का कर्ता है पारितोष, तो कर्ता कारक है, और जा रहा है क्रिया का क्या है, कर्ता। आइए विकल्प देख लेते हैं। संज्ञा जातिवाचक बिल्कुल नहीं, गलत है ये विकल्प। दूसरे विकल्प में संज्ञा व्यक्तिवाचक बिल्कुल सही है, एक वचन बिल्कुल सही है, पुल्लिंग बिल्कुल सही है, कर्ता कारक जा रहा है क्रिया का कर्ता, तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। आइए तीसरा विकल्प भी देख लेते हैं। संज्ञा सही है, व्यक्तिवाचक, एक वचन, पुल्लिंग, कर्म कारक, तो कर्म कारक यहाँ पर क्या है, गलत। इसीलिए तीसरा विकल्प और पहला विकल्प गलत हो जाता है। सही विकल्प कौन सा है, ख भाग। इनमें से कोई नहीं, ये तो वैसे ही गलत है। आइए अगला भाग देखते हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह के नीचे क्या किया गया है, रेखांकित किया गया है। और आप सभी अच्छे से जानते हैं, जैसे ही आपने वाह शब्द को देखा और पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह को देखा तो आप समझ गए ये हमारा अव्यय है। और कौन सा प्रकार का अव्यय है, विस्मयादि बोधक। वाह कितना सुंदर दृश्य है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या रहेगा, किस प्रकार के भाव यहाँ पर प्रकट किए जा रहे हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये बात कोई दुखी होकर तो बिल्कुल नहीं कह सकता। खुशी में यानी हर्ष के भावों में हम इसे कह सकते हैं, इसलिए इसका पद परिचय होना चाहिए। सबसे पहले अव्यय है, विस्मयादि बोधक है और हर्ष सूचक है। हर्ष यानी खुशी के भाव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आइए विकल्प देखते हैं। पहले विकल्प में अव्यय सही है, विस्मयादि बोधक सही है, शोक सूचक, शोक यानी दुख के भाव, तो दुख के भाव तो यहाँ बिल्कुल नहीं है, पहला विकल्प हमारा गलत है। दूसरा है अव्यय संबंध बोधक, संबंध बोधक भी नहीं है, ये भी हमारा गलत हो जाता है। क्रिया विशेषण ये बिल्कुल नहीं है। और घ भाग में अव्यय विस्मयादि बोधक हर्ष सूचक, ये बिल्कुल सही है। खुशी के भाव यहाँ पर प्रकट किए जा रहे हैं, तो सबसे सही विकल्प कौन सा है, घ भाग।
प्यारे विद्यार्थियों, अभी हम अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए हर प्रश्न के 5 भागों को हल कर रहे हैं। लेकिन परीक्षा में आपको सिर्फ 4 भागों को हल करना है, क्योंकि 5 भाग भी अगर आप हल कर देते हैं तो आपका समय भी वहाँ पर लगेगा, लेकिन आपको नंबर सिर्फ 4 ही मिलेंगे। इसीलिए आप सिर्फ 4 भागों के उत्तर ही दीजिए, अपने समय की बचत कीजिए, क्योंकि 5 भागों को भी आप हल कर देंगे तो नंबर तो आपको उतने ही मिलने हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला आपका प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? और प्यारे विद्यार्थियों, आप अच्छे से जानते हैं, आपको सभी रसों के नाम और उनके स्थायी भाव अच्छे से याद होने चाहिए। 1 से 2 प्रश्न आपको इसी से संबंधित पूछे जाएंगे। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? आप सभी जानते हैं, निर्वेद। उत्साह किस रस का स्थायी भाव होता है? वीर रस का। भय किस रस का स्थायी भाव होता है? भयानक रस का। और आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव होता है? अद्भुत रस का। इसीलिए सभी रस और उनके स्थायी भाव आपको अच्छे से आने चाहिए। इसका सही विकल्प है ख भाग यानी निर्वेद। दूसरा भाग है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रस की पहचान कीजिए। जगी उसी क्षण विद्युत ज्वाला, गरज उठे होकर वे क्रुद्ध, आज काल के भी विरुद्ध है, युद्ध युद्ध बस मेरा युद्ध। इन पंक्तियों में क्रोध के भाव दिखाई दे रहे हैं, और जहां पर क्रोध के भाव होते हैं वहां पर क्या होता है? रौद्र रस। तो ग भाग इसका सही है। वात्सल्य रस नहीं है, अद्भुत रस भी नहीं है, वीर रस भी नहीं है, क्रोध के भाव होने की वजह से रौद्र रस है। तीसरा भाग है, विभाव के 2 भेद हैं। कौन कौन से विभाव होते हैं आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा भी है, आलंबन और उद्दीपन विभाव। तो क भाग है आलंबन और उद्दीपन, सही है। ख भाग में आलंबन और आश्रय दिया गया है, ये सही नहीं है। आश्रय और उद्दीपन सही नहीं है। इनमें से कोई नहीं, ये भी सही नहीं है। सबसे पहला विकल्प सही है। विभाव हमारे 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अगला भाग है, आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो आप सभी जानते हैं, अद्भुत रस में आश्चर्य के भाव उत्पन्न होते हैं, तो ख भाग हमारा सही है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास या हंसी होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है या दुख होता है। इस तरह से सभी रसों के नाम और उनके स्थायी भाव आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हर परीक्षा में ये पूछे जाते हैं और कम से कम 2 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ आए होंगे। आप भी इसी प्रकार से व्यवहारिक व्याकरण के प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए ताकि पूरे अंक प्राप्त कर सके। वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ में कोई सलाह या सुझाव देना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण व्याकरण के प्रश्नों के अभ्यास के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए और अपनी परीक्षा के लिए अभ्यास कार्य करते रहिए।